प्रिय छात्रों, हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? यहाँ तक अपेक्षिता के सिद्धांत को देख चुके थे। अब देखते हैं ये वेरी वेरी एम्पियर लॉरेंज का रूपांतरण समीकरण। देखिए, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण 2017 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों के बीच लॉरेंज रूपांतरण समीकरण निम्नांकित कीजिए बोला है। ठीक, समीकरण को लिख कर मतलब लिखिए बोला है। तो इसका समीकरण क्या होता है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, हमें इस समीकरण को सिद्ध करके लाना है। क्या लाना है? एक्स डेस इज इक्वल टू 1 में ऋण 1 माइनस में वी स्क्वायर बटे में सी का स्क्वायर। ठीक, एक्स माइनस में वी टी, यही क्या कहलाता है? लॉरेंज का रूपांतरण समीकरण कहलाता है। और जो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम बोला है, फ्रेम निर्देश फ्रेम, तो फ्रेम का चित्र कैसे बनता है? ठीक, यदि निर्देश फ्रेम बोला है, फ्रेम बोलता है तो उसका कैसे बनता है? कुछ इस प्रकार से रहता है, ये इस प्रकार से ऐसे फ्रेम रहता है। ठीक, इसको इस तरफ से ऐसे, इसको इस तरफ से किया जाता है। फिर उसके बाद ये एक्स होता है, ये क्या होता है? वाई होता है, और ये क्या होता है? जेड होता है। ठीक, जेड होता है। ठीक, इस प्रकार से होता है। यहाँ पर बिंदु ओ होता है, फिर एक बिंदु दो, इसमें दो निर्देश फ्रेम बोला है ना, दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम बोला है, तो एक फ्रेम और बनेगा इसी में। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं। ठीक, परिभाषा देखिए क्या बोल रहा है। ठीक, अपेक्षिता के सिद्धांत के आधार पर किन्हीं भी दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में किसी कण के निर्देशांकों में संबंध बताने वाले समीकरण को लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहते हैं। मतलब किन्हीं दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में किसी कण के निर्देशांकों में संबंध बताने वाला। ठीक, मतलब ये यहाँ पर देखिए, छोटे से यहाँ पर समझिए। ठीक, किन्हीं दो निर्देशांकों, ये निर्देशांक है एक्स वाई जेड, और एक निर्देशांक और बना देते हैं यहीं पर, ये इस प्रकार से, और ये जेड वाले के लिए यहाँ पर एक्स डैश ले लेते हैं, और ये वाई डैश ले लेते हैं, ये जेड डैश लेते हैं, ये इसको एस लेते हैं, इसको एच डैश लेते हैं। तो किन्हीं दो निर्देश, ये क्या है? निर्देश फ्रेम है ना, इसको बोला जाता है निर्देश फ्रेम। तो किन्हीं दो निर्देश फ्रेमों के निर्देशांक किसे बोला जाता है? एक्स वाई जेड। ठीक, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इसको निर्देशांक बोला जाता है। निर्देशांकों के बीच संबंध बताने वाले समीकरण को क्या बोला जाता है? लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। और देखिए ये किसके निर्देशांक एक्स डैश के बीच में संबंध बता रहा है। इसी की जगह हम लोग वाई डैश भी लिख सकते हैं, इसी की जगह जेड डैश भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसी को क्या कहता है? निर्देशों के बीच बताने वाले समीकरण को, संबंध को क्या बोला जाता है? लॉरेंज रूपांतरण समीकरण बोला जाता है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर हो गया। ठीक, तो आगे देखते हैं, इसका वर्णन देते हैं और चित्र बनाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर चित्र, देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चित्र बना है। ठीक, ये देखिए, अब इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए ये पहला फ्रेम है एस, और ये एच डैश है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये एस हम लोग एक फ्रेम बनाए, इसको फ्रेम बोला जाता है ना, फ्रेम मतलब निर्देशांक। ठीक, तो ये एस हो गया। अब इसी में क्या है? एक एच डैश बनाता है, तो यहाँ से एक बिंदु लेता है। ठीक, यहाँ पर कोई बिंदु है ना, यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक, इसको पहले इसको बनाते हैं। ठीक, ये क्या गया है? वाई की तरफ गया है। ठीक, वाई डैश बोला जाता है। ये इस तरफ जाएगा तो इसको एक्स डैश बोला जाएगा। ये नीचे की ओर जाएगा तो इसको क्या बोला जाएगा? एक्स जेड डैश बोला जाएगा। ठीक, और ये इसका नाम क्या है? एच डैश है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक बिंदु लिया गया है, बिंदु। ठीक, तो इसके लिए देख, यहाँ पर एक बिंदु लिया गया है, पी बिंदु लिया गया है, तो इसके निर्देशांक यहाँ से ये जाएगा, इसका निर्देशांक यहाँ से यहाँ जाएगा। तो इसके निर्देशांक बिंदु को क्या लिखते हैं हम लोग? एक्स वाई जेड। अब ये हो गया। अब इस एच डैश के लिए क्या लेंगे? एक्स डैश वाई डैश जेड डैश लेंगे। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसमें इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगा, कितने लगा? टी, तो यहाँ पर एक छोटा सा टी डैश जोड़ देते हैं, इसमें भी क्या जोड़ देते हैं? तो टी जोड़ देते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी, पी बिंदु तक की दूरी क्या हो जाएगा? आर डैश हो जाएगा, क्योंकि इसको आर डैश से हम लोग एस डैश से दर्शा रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसकी मूल बिंदु क्या है? ओ है, तो इसका मूल बिंदु क्या हो जाएगा? ओ डैश हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए इसका वर्णन समझते हैं। चित्र तो हम लोग इस प्रकार से बना लिए। अब चित्र बना लिए, अब क्या है? इसी के बारे में हम लोग वर्णन करेंगे, इसी के बारे में लिखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक समझ आ गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, माना कि चित्र में एस तथा एच डैश दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है, एस और एच डैश दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है। ठीक,
जिसमें फ्रेम एच डेस फ्रेम एस के सापेक्ष वेग v से धनात्मक x दिशा में वेग v से गतिमान है। ठीक, ये s के सापेक्ष एच डेस जो है क्या है, v वेग से इस तरफ क्या है, गतिमान है। ठीक, यहाँ पर देखिए v वेग से यहाँ पर v दर्शाया गया है, यहाँ तक आ गया। अब प्रारंभ में देखिए, प्रारंभ में t इज इक्वल टू टी डेस इज इक्वल टू 0, प्रारंभ में गति क्या है, 0 है, तो 0 लिखते हैं। पर दोनों फ्रेमों के मूल बिंदु O तथा O डैश संपाती हैं। दोनों देखिए ये संपाती दिख रहा है, एक ही लाइन पर है, मतलब संपाती हैं। ठीक, दोनों संपाती हैं। अब देखिए यहाँ पर माना फ्रेम S के मूल बिंदु O पर एक बिंदु प्रकाश स्रोत रखा हुआ है, जिसमें t इज इक्वल टू 0 पर उत्सर्जित प्रकाश का एक तरंगाग्र जब बिंदु P पर पहुंचता है तब O तथा O डैश पर इसकी प्रेक्षकों द्वारा प्रेक्षित स्थितियां तथा इन समय क्रमशः x y z t तथा x डैश y z डैश t डैश इन निर्देशांकों में संबंध ज्ञात करना है। इसी निर्देशांक जो P बिंदु है, इस निर्देशांक में हमें संबंध ज्ञात करना है। ठीक, इसी के बारे में पूरा हम लोग यहाँ पर लिख दें। अब न्यूटन चर्चा के उसके अपेक्षिता के सिद्धांत पर आते हैं। ठीक, अपेक्षिता के सिद्धांत के अनुसार दोनों फ्रेमों में प्रकाश का वेग c तथा फ्रेम S में प्रकाश द्वारा O से P तक पहुंचने में लगा समय। तो देखिए यहाँ पर देखिए O बिंदु से P तक जाने में लगा समय, कितना समय, तो देखिए समय यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए दूरी बराबर क्या आता है, चाल बराबर क्या आता है, दूरी बटे में समय होता है। ठीक, अब इस समय को हम लोग इसको यहाँ पर ला सकते हैं, चाल को नीचे ले जाएंगे, यहाँ पर समय इज इक्वल टू दूरी बटे में चाल हो जाएगा। तो देखिए चाल को हम लोग किससे दर्शाए हैं, c से दर्शाते हैं, समय को किससे दर्शाते हैं, t से दर्शाते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, c हो जाएगा। और दूरी देखिए, दूरी हम लोग किसकी दूरी पर लिए हैं, o से p की दूरी लिए हैं, तो यहाँ पर o और p आ जाएगा। ठीक, O और P हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, R लिए हम लोग, तो यहाँ पर R लिख सकते हैं। तो T इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R बटे में C लिख सकते हैं। ठीक, तो उसी को यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट। देखिए यहाँ पर देखिए इसी को लिखा है T इज इक्वल टू R बटे में C है, अर्थात OP बटे में C इज इक्वल टू R बटे में C हो गया। अब देखिए हम लोग दूरी, ठीक, किसी निर्देशांक बिंदु की दूरी निकालते हैं तो क्या होता है, R इज इक्वल टू कैसे निकालते थे, आप लोग 11वीं 12वीं में इसको पढ़े होंगे। R इज इक्वल टू ऋण x² प्लस में y² प्लस में z², ऐसे कुछ निकालते थे कि नहीं निकालते। तो इसी को हम लोग वहाँ पर रखेंगे। देखिए इसी को रखे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू ऋण x² प्लस y² प्लस में z² बटे में c हो जाएगा। ठीक, c हो जाएगा। अब इस c को हम लोग इस तरफ तिर्यक गुणा कर देंगे। तो देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए हम लोग इसको तिर्यक गुणा कर दिए, यहाँ पर देखिए तिर्यक गुणा हो गया। तो सी टी इज इक्वल टू ऋण x² प्लस में y² प्लस में z² हो गया। अब देखिए वर्ग करने पर दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा c² t², क्योंकि इस ऋण को हमें हटाना है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू x² प्लस में y² प्लस में z² हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए इसको हम लोग सभी को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, या तो ct² t² को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस में y² प्लस में z², यहाँ प्लस था इस तरफ आएगा तो माइनस आ जाएगा, तो -c² t² इज इक्वल टू 0, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो गया। ठीक, अब उसी प्रकार फ्रेम एच डेस के लिए निकालेंगे। हाँ, अभी इसके लिए निकाले थे क्योंकि हमारे पास दो फ्रेम है ना, मान लीजिए हमारे पास 2 पेन है, ये पेन है 1 पेन, ये पेन है 2 पेन। मैंने इसमें लिखा, ठीक, इसमें लिखा, मान लीजिए इसमें लिखा, अब इसी को इसमें भी लिखना पड़ेगा। ठीक, ये भी लिखने का काम करता है, ये भी लिखने का है, लेकिन मान लीजिए इसको मैं 3 मिनट इसका यूज़ किया, इसका भी मैं 3 मिनट यूज़ करूँगा, सेम यूज़ इसका भी होगा, सेम यूज़ भी इसका भी होगा। ठीक, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सेम सूत्र इसमें लिखना है, सेम सूत्र इसमें भी लिख लेगा, एज डेस आ जाएगा लेकिन उसकी जगह, क्योंकि इसमें डेस है। देखिए यहाँ पर देखिए t डेस इज इक्वल टू o डेस p हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसकी दूरी क्या दिया है, o डेस
पी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ओ डेस पी बटे में सी इज इक्वल टू आर डेस हो जाएगा बटे में सी हो जाएगा। तो टी डेस इज इक्वल टू ऋण एक्स डेस का स्क्वायर प्लस वाई डेस का स्क्वायर प्लस जेड डेस का स्क्वायर हो जाएगा बटे में सी हो जाएगा। फिर से तिर्यक गुणा करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब दोनों पक्षों को फिर से वर्ग करेंगे, फिर उसके बाद इसको फिर से पक्षांतर इस तरफ कर देंगे। तो एक्स डेस का स्क्वायर प्लस वाई डेस का स्क्वायर प्लस जेड डेस का स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर टी डेस का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। समीकरण 2 दे देंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए समीकरण 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 ठीक, समीकरण 1 व समीकरण 2 दोनों ही एक गोलीय तरंगांग में क्रमशः फ्रेम एस व एच डेस पर स्थित हैं। ठीक, दोनों ही क्या है, गोलीय तरंगदार पर एस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच डेस, दोनों बराबर हो सकता है। तो दोनों को देखिए, समीकरण 1 2 और समीकरण 1 देखिए ये 0 है और ये 0 है। तो क्या एक नियम लगता है, यदि दोनों पक्ष बराबर हो, मतलब राइट हैंड लेफ्ट बराबर हो, तो लेफ्ट हैंड राइट भी बराबर होता है ना, तो दोनों को बराबर ले लेंगे। तो देखिए दोनों को हम लोग यहाँ पर बराबर ले लिए। ठीक, यहाँ पर देखिए दोनों को बराबर लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस में देखिए सी स्क्वायर टी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डेज का स्क्वायर प्लस वाई डेज का स्क्वायर प्लस में जेड डेज का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डेज का स्क्वायर। समीकरण 3 हो गया। ठीक, समीकरण 3 हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ तक तो समझ आ गया आप लोगों को। ठीक, अब देखिए चूंकि फ्रेम एच डेस फ्रेम एस के सापेक्ष एक्स दिशा में नियत वेग से गतिमान है। ठीक, देखिए फ्रेम जो शुरू में हम लोग क्या बोले थे कि एस फ्रेम पर क्या है, वी वेग, नियत वेग वी वेग से एक्स दिशा धनात्मक दिशा में क्या है, गतिमान है। ठीक, तो गतिमान है तथा सममित से गति की दिशा में के लंबवत लंबाइयाँ समान होती है। तो वाई डेस इज इक्वल टू वाई तथा जेड डेस इज इक्वल टू जेड। समीकरण 4 हो जाएगा। फिर समीकरण 3 व समीकरण 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से देखिए 4 यहाँ पर देखिए, और समीकरण 3 अभी इस बार से हम लोग पढ़े थे, ये वाला इसको पलट कर आप देख लेना, पीछे रिवाइंड करके देख लेना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए वाई डेज की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, वाई रख सकते हैं। जेड डेज की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, जेड रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इसी को हम लोग मान को यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए वाई की जगह हम लोग वाई रख सकते हैं, जेड डेज की जगह जेड रख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर जेड रखेंगे, यहाँ पर वाई रखेंगे, तो ये दोनों से ये दोनों और ये दोनों से ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर उसी को काट दिए हैं। ठीक, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, काट दिए हैं। ठीक, ये देखिए कट गया है। तो क्या बचेगा यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डेस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डेस स्क्वायर। समीकरण 5 हो जाएगा। अब फ्रेम एस में प्रेक्षक ओ के सापेक्ष किसी क्षण टी पर ओ डेस की स्थिति x इज इक्वल टू वी टी या x माइनस में वी टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि फ्रेम एच डेस फ्रेम एस के सापेक्ष वेग v से धनात्मक x दिशा में गतिमान है, जबकि फ्रेम एच डेस में प्रेक्षक o डेस की स्थिति x डेस इज इक्वल टू 0 है और अतः x व x डेस में निम्न रूपांतरण होगा। ठीक, x में निम्न रूपांतरण होगा। ठीक, इस सूत्र को हम लोग लेंगे x इज इक्वल टू वी टी। ये कैसा आया देखिए, ये किस तरीके से आएगा, देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक, चाल मतलब वेग। ठीक, चाल को हम लोग वेग भी बोल सकते हैं, वेग v से दर्शाते हैं, दूरी हम लोग किसे दर्शाते हैं, x से भी दर्शाते हैं, r से भी दर्शाते हैं। तो इसमें x से दर्शा दिया है, बटे में समय t। तो यहाँ पर देखिए उसी को हम लोग क्या किए हैं, तिर्यक गुणा कर दिए हैं। ठीक, तो इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो x इज इक्वल टू वी टी हो जाएगा। इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो x माइनस में वी टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए उसी को x माइनस वी टी इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब यहाँ पर x डेस ले लिया है। ठीक, x डेस ले लिया है। ठीक, x डेस के बीच रूपांतरण, तो x डेस इज इक्वल टू k इंटू में, देखिए k इंटू में x माइनस में v और यहाँ पर t हो जाएगा। ठीक, t हो जाएगा। एक्स डेस इज इक्वल टू के और यहाँ पर x माइनस में वी टी हो जाएगा। समीकरण 6 दे देंगे। ठीक, जहाँ के एक नियतांक है जो x व t पर निर्भर नहीं